हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नया सत्र प्रारंभ हो गया है, जिसमें 10th वाले स्टूडेंट जनरल प्रमोशन लेकर 11th क्लास में पास आउट हो गए और 11th के 12th में। तो मैं 11th क्लास की आपके सामने आर्ट्स की राजनीति विज्ञान की बुक लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें है इकाई 1, जिसे राजनीतिक चिंतन का विकास कहा जाता है। देन सेकेंड है राज्य, उसमें उसकी अर्थ परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व एवं विशेषताएं। थर्ड, राज्य के कार्य, अनिवार्य एवं ऐच्छिक। देन फोर्थ है राज्य का महत्व, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। थर्ड इसमें इकाई जो है वो है नागरिकता, जिसमें हम नागरिकता और उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसकी शर्तें पढ़ेंगे, उसे समाप्त होने की स्थितियाँ। देन नागरिक, उनके अधिकार, अर्थ, प्रकार, महत्व। थर्डली रहेगा हमारा नागरिक कर्तव्य, जिसमें नैतिक, राजनीतिक एवं कानूनी। देन फोर्थ है मानव अधिकार की अवधारणा। इसी प्रकार से कई और यूनिट है, जैसे यूनिट 4 है हमारा संविधान, इसमें अर्थ, परिभाषा, प्रकार, महत्व। 5th यूनिट है शासन के प्रकार। 6th यूनिट है भारतीय शासन व्यवस्था, जिसमें व्यवस्थापिका आदि के बारे में पढ़ेंगे। 7th है उसी में स्थानीय स्वशासन की। देन 8th यूनिट है हमारी दलीय व्यवस्था। 9th है मताधिकारी एवं मतदान प्रणाली और 10th है लोकमत। इस प्रकार हमारी 10 यूनिट हैं और हम इन 10 यूनिटों को अगर अच्छे से कवर करते हैं तो ये हमारे 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट इकाई यूनिट, जिसमें है राजनीतिक चिंतन का विकास, भारतीय एवं पाश्चात्य, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट इंडियन एंड वेस्टर्न। अब हमें इसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो अध्याय है फर्स्ट, राजनीतिक चिंतन का विकास, भारतीय एवं पाश्चात्य, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट इंडियन एंड वेस्टर्न। इसके लिए हम एक छोटा सा थॉट पढ़ते हैं जो दिया है लियो स्ट्रॉस ने, कि राजनीतिक चिंतन समयबद्ध होता है, इसकी जड़ें ऐतिहासिक परिस्थितियों में होती हैं, ये इन्हीं परिस्थितियों द्वारा निर्धारित भी होता है। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो छोटे छोटे थॉट होते हैं जिन्हें किसी ने, महान लेखक ने या इतिहासकार ने या राजनीतिज्ञ ने दिया होता है, हमें उन्हें रिमेंबर करके रखना होता है, क्योंकि ये हमारे मार्क्स लेने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ हमने इसमें हाईलाइट चीज़ें की हुई कि राजनीतिक चिंतन का आशय क्या होता है, राज्य और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के बारे में विचार। देखा जाता है कि राजनीतिक चिंतन अर्थात उसका अर्थ ही उसके शब्द में निहित है कि राजनीति के बारे में, अर्थात राजनीति क्या होती है, जो राज्य और सरकार से जुड़ी होती है, उसके विषय में चिंतन करना, तो उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं या उससे जुड़े जो कार्य, उनके बारे में विचार विमर्श करना, वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अगर हम इसे देखें तो लास्ट में ये है कि ऐतिहासिक परिस्थितियाँ काफ़ी सीमा तक चिंतन के स्वरूप और उपयोगिता का निर्धारण करती है। कि जितना भी सब होता है सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, बाकी आप समझने के लिए, बाकी इसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ हमें वही लिखना होता है। जैसे राजनीति से संबंधित विषय वस्तु पर मनन तथा अध्ययन राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अगर हमारी शॉर्ट में या वन वर्ड में परिभाषा आए कि राजनीतिक चिंतन क्या होता है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन ठीक है कि राजनीति से संबंधित विषय वस्तु पर मनन तथा अध्ययन राजनीतिक चिंतन कहलाता है। देन इसके बाद इसकी गठन, कार्यप्रणाली, ये सब दर्शाता है। यही बात अगर हम देखें तो इंग्लिश में दी हुई है, इंग्लिश में थॉट, इंग्लिश वालों के लिए, कि पॉलिटिकल थॉट इज़ टाइम बाउंड, इट इज़ रूटेड इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड बाय हिज हिस्टोरिकल कंटेंट, वही लियो स्ट्रॉस ने। तो हम इसके बारे में देखते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन मिल गई जो इम्पोर्टेंट थी इसमें। देन हम इसको देखते हैं कि जो हमारा आत्मा का त्रिपक्षीय सिद्धांत है, वह किसने दिया है, अरस्तु ने। त्रिपक्षीय जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह अरस्तु ने दिया है, प्लेटो के चिंतन के केंद्र में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो प्लेटो है उन्होंने त्रिपक्षीय वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने इसी के केंद्र में प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है, तो हम इसके वजह से अरस्तु ने। और अगर इसीलिए पूछा जाए कि त्रिपक्षीय वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्लूटो ने। अगर हम देखते हैं कि आधुनिक विचारकों यथा जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अभी से 11th 12th आगे कॉलेज के लिए भी काम आएंगे, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ हुए, पॉलिटिशियंस हुए, मतलब जो राजनीति के बारे में जिन्हें ज़्यादा अच्छा काफ़ी ज्ञान है। इन्होंने क्या है, इसे केंद्र में समझौते की धारणा दी है। हीगेल और मार्क्स का चिंतन द्वंद्ववाद की धारणा पर आधारित है। यद्यपि हीगेल ने विचारधारा को, आइडिया को मूल इकाई माना है, तो मार्क्स ने पदार्थ को। गांधी का चिंतन सत्य और अहिंसा की धारणा पर आधारित। ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से समझना होता है। चिंतन क्या होता है, केवल काल्पनिक होता है और यथार्थपरक भी। अर्थात अगर हम किसी विषय के, अगर हम अपने आप से लिए जाएँ, किसी विषय के बारे में हम अधिक चिंतन करते हैं, अधिक सोचते हैं, तो कैसे हम कल्पना मात्र करते हैं, लेकिन अगर हम उसे यथार्थ में लाना चाहते हैं, उसे हम
समझना चाहते हैं तो उसे हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी लाना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम राजनीति को जानना चाहते हैं, उसके विचारों को समझना चाहते हैं, तो हमें उससे जुड़े हुए अपने दैनिक जीवन में उसे देखना होगा। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो प्लूटो का जो चिंतन है वो एक काल्पनिक है, और जो एक मार्क्स का जो चिंतन है वो यथार्थपरक विचारक माने जाते हैं। दोनों में इतना डिफरेंस है कि जो प्लूटो हैं वो काल्पनिक विचारक और जो मार्क्स हैं वो यथापरक विचारक माने जाते हैं। अगर हम इसी को देखें, पूर्वी और पाश्चात्य जगत में राजनीतिक चिंतन की भिन्न भिन्न परंपराएं हैं। जैसे पूर्वी देशों में धर्म और नैतिकता का चिंतन में प्रबलता रही है, जबकि पश्चिमी देशों में तर्क और सूक्ष्म अध्ययन द्वारा राजनीतिक जीवन से जुड़े प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। इसी को पढ़ने की आवश्यकता है। इसी के आगे हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन का विकास, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। छोटी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसिद्ध जो अध्येता है वह कौन, मैक्स मूलर। इन्होंने क्या कहा है कि हिंदू मस्तिष्क ने केवल दर्शन और धर्म के क्षेत्र में काम किया, सृजन किया है और उपासना की। ये क्या कुछ जो थॉट होते हैं वो देते हैं, जैसे मैक्स मूलर ने ये कहा। वहीं डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कुछ कहा, इसे आप पढ़ सकते हैं। देन समय काल की दृष्टि से भारतीय राजनीतिक चिंतन को 3 चरणों में व्यक्त किया है। जैसे फर्स्ट है प्राचीन काल, सेकंड है मध्यकाल, थर्ड है आधुनिक काल। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उसकी नामांकन की समस्या, फिर देन उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे थॉट दिए गए उन्हें पढ़ना। जैसे कौटिल्य ने राज्य के विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। कौटिल्य जो थे वो कौन थे, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उसी के बाद हम देखते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत। जैसे फर्स्ट है इसमें वेद, देन सेकंड आता है महाभारत। आप इसको एक छोटे से नोट के लिए बना सकते हैं। जैसे फर्स्टली हम डालेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत, उसी में हम 9 पार्ट डिवाइड करेंगे और 9 पार्टों में वेद, सेकंड नंबर पे महाभारत, थर्ड पे अर्थशास्त्र, फोर्थ पे स्मृतियाँ, फिफ्थ में कामंदकीय नीतिसार, सिक्स्थ नंबर पे हम शुक्र नीतिसार, सेवन्थ पे धर्मसूत्र, 8th पे बौद्ध साहित्य और 9th पे विदेशी यात्रियों के विवरण। कुछ इस तरीके से हम इसका एक चार्ट बना सकते हैं जो हमें बेनिफिट देगा। उसी में हम छोटे छोटे इसके भागों को मतलब बांट सकते हैं। जैसे महाभारत में क्या मुख्य, शांति पर्व। अर्थशास्त्र में क्या है, कुछ ऐसे जैसे राजा के कर्तव्य उत्तरदायित्व, विदेश नीति के सिद्धांत, सैन्य व्यवस्था का स्वरूप, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर एवं उनके संग्रह का तरीका। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें स्मृतियाँ, कामंदकीय नीतिसार, शुक्र नीतिसार, धर्मसूत्र, बौद्ध साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, कुछ इस तरीके से इसमें विभक्ति किए गए। अगर हम आगे देखते हैं तो इसी में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामान्य रूपरेखा, जिसमें राज्य और राजत्व की उत्पत्ति बताई है। देन सेकेंडली राज्य का स्वरूप एवं कार्य बताया है। थर्ड विधि और सत्ता, और फोर्थ है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से इसमें आगे हम देखते हैं तो कुछ अक्षपटल, स्वर्णाध्यक्ष, कोष्ठागार अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कुपाध्यक्ष, आयुधगार अध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष, सुताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, गो अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, रथाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कोतवाध्यक्ष और विविधाध्यक्ष। इस तरह से कुछ अध्यक्ष विभक्त किए गए हैं जो प्रशासन से संबंधित जानकारियों को अपने अपने रखते थे। इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन आराम से डिस्क्राइब करके बता देंगे। देन हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। ये एक मेन टॉपिक है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं, जो आपसे लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको विशेषताएं याद रखनी है। धर्म की प्रधानता, इसमें क्या थी, धर्म की प्रधानता थी। प्रीपोंडेरेशंस ऑफ रिलीजियन। देन सेकेंडली थी आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल थॉट। थर्ड है सैद्धांतिक कम व्यवहारिक अधिक, लेस थ्योरेटिकल मोर प्रैक्टिकल, मतलब इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है थ्योरेटिकल की अपेक्षा में। फोर्थ है राजत्व के सिद्धांत पर बल। फिफ्थ नीतिशास्त्र का गहन प्रभाव। देन सेकेंडली हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ स्रोत दिए गए हैं, ये हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। देन उसके बाद इसकी जो कुछ विशेषताएं दी गई हैं ये मुख्य हैं, जैसे राजतंत्र और सामंतवाद का समर्थन, भक्ति संप्रदाय की विचारधारा, धर्म पर आधारित इस्लामी राज्य की धारणा, सामान्यवादी विचारधारा, मराठा संतों की विचारधारा। इसी तरीके से हम जो थर्डली है अपना आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन देखते हैं, जिसमें सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन का चिंतन कहा गया है। इसमें कुछ थॉट दिए गए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। फिर देन सेकंड नंबर पे उदारवादी विचारधारा का चिंतन, उग्रवादी विचारधारा का चिंतन। फोर्थ धार्मिक राजनीति का चिंतन। फिफ्थ सामान्यवादी विचारधारा का चिंतन। फिफ्थ है अपना सामान्यवादी विचारधारा का चिंतन एंड सिक्स्थली है समाजवादी विचारों का चिंतन। इस तरह से क्या हुआ, ये हमने
प्रारंभिक जो ऐतिहासिक थी, दूसरी मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास को विभक्त किया है। सेकेंडली आता है इसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें यूनानी काल है और उससे जुड़े हुए कुछ तत्व इसके सामान्य स्वरूप हैं। देन उसके बाद है मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीति, इसके कुछ स्रोत हैं जो 5 प्रकार से हैं, इसको हम आपको नोट्स बना के देंगे। देन थर्डली आता है हमारा आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का स्वरूप और विशेषता, इसमें भी कुछ 5 से 6 पॉइंट हैं जो कि मेन है। लास्ट में आता है हमारा सारांश, जिसमें चिंतन का अर्थ, चिंतन का नामकरण, इसके कुछ स्रोत जो छोटे छोटे भागों में दिए गए हैं ताकि सारांश में हम इसे समझ सकें। इसमें स्वरूप, इसमें मुख्य स्रोत, धाराएं आदि सब कुछ समझाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हम इसमें आगे आपको क्या बता सकते हैं, क्या समझा सकते हैं। बाकी मैं इसके नोट्स आपको एक डिस्क्रिप्शन से बता दूँगी। थैंक यू।